तो चलिए आज क्लास के अंदर आपको चैप्टर 4 कराते हैं। चैप्टर 3 का कुछ पार्ट अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रहता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मगर आज चैप्टर 4 छोटा सा चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा, तो कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। इस चैप्टर में सिर्फ एक डिफरेंस ही आपने बेसिकली करना है। अगर आपने डिफरेंस समझ लिया तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस डिफरेंस को समझने के लिए थोड़ी सी चीज़ और हम आपको समझाएंगे तो डिफरेंस भी आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बेसिकली आप पढ़ेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्योंकि अभी तक आप अकाउंटिंग की काफी सारी टर्म्स समझ चुके हैं, तो अब आपको कैश और एक्रूअल का मतलब समझ आ चुका होगा। तो इसलिए आपको इस चैप्टर में कोई बहुत ज्यादा परेशानी आनी नहीं है। कैश का मतलब होता है कैश में डील करना, एक्रूअल का मतलब होता है क्रेडिट में भी डील किया गया हो तो हम अकाउंटिंग के हिसाब से उस ट्रांजेक्शन को उसी समय रिकॉर्ड कर लेते हैं जिस समय वो ट्रांजेक्शन में हम एंटर करते हैं, ना कि तब करते हैं जब उसका सेटलमेंट होता है। तो इसका मतलब एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक साइंटिफिक अकाउंटिंग है जिसको सब जगह अडॉप्ट किया जाता है। मगर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी कई जगह की जाती है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो बेसिकली दो तरह की अकाउंटिंग होती है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बेसिकली आपके पास आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और एक्रूड इनकम जैसे कोई भी शब्द नहीं होते। सिंपल है कि जब कैश आएगा तो कैश नोट कर लो, कैश जाएगा तो कैश नोट कर लो जाने का। तो अगर आपके इस साल से रिलेटेड कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो पे नहीं की हैं या रिसीव नहीं की हैं, उसको हम अकाउंटिंग का पार्ट नहीं मानते कैश बेसिस अकाउंटिंग के अंदर। तो ये एक मेजर पॉइंट है कैश बेसिस अकाउंटिंग के अंदर। व्हेन कैश बेसिस अकाउंटिंग इज फॉलोड, outstanding and prepaid expenses and income received in advance or accrued income are not considered। यानी कि आपके पास आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, एक्रूअल ये कोई भी शब्द नहीं होता जब आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रखते हैं। जैसे जब आपके पास आप एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंटिंग करते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब एनजीओ जो होते हैं, एनपीओ बोलते हैं बेसिकली अकाउंटिंग टर्म्स में। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो एनजीओ का काम करते हैं। एनजीओ का काम बेसिकली वो लोग करते हैं जो बेसिकली उनका मोटिव नहीं होता कि वो प्रॉफिट के लिए काम करें। जैसे आपके जो सोशल क्लब्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चैरिटेबल बहुत सारी सोसाइटीज होती हैं। इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका काम उधारी का नहीं होता है, इसलिए अपनी मैक्सिमम ट्रांजेक्शंस वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रखते हैं। यानी कि उनके पास एक अकाउंट होता है जिसका नाम होता है रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर सिर्फ कैश से रिलेटेड जो भी पैसा आता है और जो भी पैसा जाता है उसको हम रखते हैं। तो ये यानी कि कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उस प्रॉफिट उस वाले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के थ्रू अकाउंटिंग रखी जाती है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। कैश का लेन देन होता है तभी अकाउंटिंग की जाएगी। और अगर हम बात करें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की और प्रीपेड एक्सपेंसेस की या एक्रूअल इनकम की या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की, ये चारों टर्म आपके लिए अब नई नहीं है, फिर भी हम आपको एक इसका गो थ्रू करा देते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच हैव बिकम ड्यू ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बट व्हिच हैव नॉट येट बीन पेड। ऐसे एक्सपेंसेस जिसको हमने एक्चुअली कर तो दिया है और ड्यू भी हो गया है, वो पैसा देना भी बाकी हो गया है, मगर अभी तक उसको पे नहीं किया गया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच हैव बिकम ड्यू ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बट व्हिच हैव नॉट बीन पेड, अभी तक उसको पे नहीं किया है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये चारों टर्म वैसे भी अकाउंटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी चैप्टर आप पढ़ेंगे इन सारी चारों टर्म से आप बार बार जूझेंगे बेसिकली, और आपको कई जगह आपको इसमें तकलीफ भी होगी, मगर आपको इसका बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा
तो आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम ड्यू होने से पहले ही पे कर देते हैं, यानी कि काम कोई सर्विसेज लेने से पहले ही पे कर देते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस which have been paid in advance, which have been paid in advance, यानी कि जिनको हम पहले से ही पैसे देते हैं मगर उसकी सर्विसेज या प्रोडक्ट अभी तक रिसीव नहीं किया है। एक्रूड इनकम का मतलब होता है कि ऐसा पैसा जो आपने अर्न तो कर लिया है, ऐसे इनकम जो आपने अर्न तो कर ली है मगर अभी तक आपको ड्यू भी नहीं हुई है और ना आपने रिसीव की है, या तो वो आपको ड्यू भी हो गई हो मगर रिसीव नहीं की हो। तो इसका मतलब एक्रूड इनकम एक ऐसी इनकम होती है जो आपने अर्न तो कर ली है मगर अभी तक ड्यू नहीं हुई है, यानी कि अर्नड बट नॉट ड्यू। सिंपल से वर्ड में बोला जाता है इट इज अर्नड बट नॉट ड्यू, दिस मीन्स एक्रूड इनकम। Accrued income is an income which has been earned during the accounting period but has not yet become due and therefore has not been received। इसलिए क्योंकि ड्यू नहीं हुई है इसलिए उसको रिसीव भी नहीं किया है, that is earned but not due। Income received in advance, यानी कि पहले से पैसा आ गया है मगर आपने उसकी सर्विसेज या कोई प्रोडक्ट अभी तक उसको डिलीवर नहीं किया है, दिया नहीं है, ट्रांजेक्शन हुई नहीं है। Income received in advance is an income which has been received before it has been earned. Income which has been received before it has been earned, यानी कि अभी तक आपने उस इनकम से रिलेटेड चीजें ट्रांजेक्शंस अर्न नहीं की है मगर आपको वो पैसा, उससे रिलेटेड पैसा आपको डिलीवर हो गया है, आपको रिसीव हो गया है। गुड्स टू बी सोल्ड और सर्विसेज टू बी रेंडर्ड इन फ्यूचर, यानी कि अगर आपको किसी ने पैसे एडवांस में दे दिए हैं और उसको आपने सर्विसेज देना बाकी है तो ये एडवांस का काम करती है और आपके लिए बेसिकली लायबिलिटी होती है। तो इनके साथ दोनों का कुछ भी मतलब आप कुछ भी अगर देखते हैं तो सभी चीजों में कुछ ना कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। इनको हम पढ़ेंगे पहले, बाद में पढ़ेंगे थोड़ा सा। पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है तो हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं और अगर एक्रूअल बेसिस होगी तो कैसे करेंगे। तो पहले अभी कैश बेसिस का एक एग्जांपल है, बुक में ही आपके, बुक सामने आपके होगी, नहीं तो यहाँ पर स्क्रीन पे भी चल रहा है, आप देख सकते हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19 अशोक had cash sales of rupees 3,90,000 and credit sales of rupees 1,60,000, यानी कि उसने पूरे साल में जो सेल्स की हैं उसका अमाउंट है 3,90,000 कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स 1,60,000। तो सीधी सी बात है कि अगर आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में अकाउंटिंग करेंगे तो आपके पास 3,90,000 को ही कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट बेस पे आपको कंसीडर नहीं करना, क्योंकि आपका अकाउंटिंग बेस क्या है, कैश बेसिस। हिज इनकम फॉर द ईयर वर रुपीज 2,70,000 और टोटल इनकम आपने जो जनरेट की है वो 2,70,000 की है, आउट ऑफ विच 80,000 इज स्टिल टू बी पेड, यानी कि आपने जो भी एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस जो की है 2,70,000 की, 3,90,000 इनकम सेल्स की है, उसके अंदर से 2,70,000 एक्सपेंसेस है जो, जिसमें से 80,000 आपने अभी तक दिए नहीं है। दोबारा से क्वेश्चन बता देता हूं, जो कैश सेल्स है वो 3,90,000 की है, क्रेडिट सेल्स है 1,60,000 के, यानी कि आपकी टोटल सेल्स 3,90,000 प्लस 1,60,000 की है क्रेडिट सेल मिला के, और एक्सपेंसेस 2,70,000 के हैं टोटल मिला के, जिसमें से 80,000 अभी तक पे नहीं किए। इसका मतलब कैश पेमेंट जो एक्सपेंसेस की है वो है 1,90,000, 2,70,000 माइनस 80,000। तो यानी कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अगर आप करते हैं तो 3,90,000 में से जो टोटल सेल्स है उसमें से जो आपके एक्सपेंसेस हैं, जो 1,90,000 अभी आपने कैलकुलेट की हैं, तो आपकी टोटल अर्निंग यानी कि नेट इनकम आपके पास आ जाएगी, जो बन जाती है 3,90,000 माइनस 1,90,000 इक्वल्स टू 2 लाख। तो इस तरह से क्या आपको कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया है? Yes, तो अगर इसको बोला जाए कि अगर ये चीज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की जगह एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग
होता तो आप कुछ और नया नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ जो जो चीजें आपने छोड़ी हैं उन सबको भी इंक्लूड कर लेते। यानी कि कैश सेल्स आपकी 3,90,000 है और क्रेडिट सेल्स 1,60,000 है। इन दोनों को मिला लेंगे, साथ में जो भी आपके एक्सपेंसेस, चाहे आपने एक्रूअल बेसिस पे चाहे आपने पे किए हैं या नहीं पे किए हैं, तो टोटल मिला के 2,70,000 माइनस कर देते, तो 3,90,000 प्लस 1,60,000, उसमें से माइनस करते 2,70,000। तो आपका एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग का कंसेप्ट क्लियर हो जाता, वहां पर जो भी इनकम होती वो मानी जाती। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या बात क्लियर है आपको? आवाज? तो आपके पास अगर हम बात करें आगे कि कैश बेसिस अकाउंटिंग के अंदर, ये तो आपने इसका एग्जांपल समझ लिया। उसके बाद अगर हम कुछ एडवांटेज देखना चाहें कि कैश बेसिस अकाउंटिंग के एडवांटेज क्या हैं, तो सिंपल सी बात है कि ये दिखने में भी आपको दिख रहा है कि इसमें कोई झगड़े नहीं है कि प्रीपेड करना है, एक्टिवेट करना है, कुछ एडजस्टमेंट करनी है, तो एक सिंपल सी प्रोसेस है। सो इट इज अ सिंपल basis of accounting as adjustment for outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income and income received advances not made. This approach is more objective as very few estimates and judgments are required. बहुत मुश्किल कुछ नहीं होता, सब कुछ सिंपल होता है। द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइजेस वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर कैश बेसिस, जहां पर ज्यादातर कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके लिए ज्यादा सुटेबल होता है। डिसएडवांटेज भी होती है कैश बेसिस अकाउंटिंग होने से। सबसे बड़ी दिक्कत है कि कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है उनको कैश बेसिस अकाउंटिंग के अंदर फॉलो नहीं किया जाता, तो ये एक साइंटिफिक अकाउंटिंग मेथड नहीं कहलाता। इसलिए इसको बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन ही अपनाती हैं, जहां पर सिर्फ सिर्फ ट्रांजेक्शंस होती हैं कैश बेसिस की, उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको अपनाया जाता है। डिसएडवांटेज के रूप में इट डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ profit or loss and the financial position of an enterprise because it ignores outstanding and prepaid expenses and accrued income and income received in advance। यानी कि अगर आप देखेंगे कि आपके पास अगर आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर आपने नहीं डाले हैं किसी वजह से, तो इस चीज से ये क्या चीज होगी, ये क्या चीज दिखाई देगी आपको कि अगर आपने वो नहीं दिए तो क्या आपके पास क्या एक ट्रू पिक्चर आएगी, क्या उसके अंदर मैचिंग प्रिंसिपल जिसमें आपने पढ़ा था कि जितने भी रेवेन्यूज इस साल जनरेट हुई हैं उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं आपको इसी साल में दिखाने हैं, ये हमारा मैचिंग प्रिंसिपल बताता है। तो क्या आपने इसको फॉलो किया? अगर इसको फॉलो नहीं किया तो इसका मतलब ये एक ट्रू पिक्चर नहीं दिखाएगा। इट डज नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। थर्ड पॉइंट है, दिस सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश between capital and revenue items and as a result there is no consistency in the profit of the 2 years। और एक और लूप होल है इस सिस्टम का कि इसके अंदर आपने अभी देखा था कि कैपिटल और रेवेन्यू नेचर की जो आइटम्स होती हैं उनको हम अलग अलग मैनेज करते हैं और उनकी डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, तभी हम गोइंग कंसर्न एजम्पशंस को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर इन चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है और चाहे वो कैश में रिलेटेड कुछ भी आइटम हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो चाहे कैपिटल नेचर की हो, उसको तो बस हम कैश के अंदर ही पेमेंट या रिसिप्ट साइड में दिखा देते हैं। तो एक इसके डिसएडवांटेज भी दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आपने जितनी टर्म्स कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर छोड़ दी थी उन सबको इंक्लूड किया जाता है। यानी कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड on the concept of realization and expiration and follows two basic accounting principles, that is revenue recognition principles and matching principles। Thus under the accrual basis of accounting, यानी कि जो accrual basis of accounting के अंदर आपको revenue recognition principles and matching principles को फॉलो करते हुए हमारा accrual basis of accounting बनाया जाता है। तो ये जो लाइनें हैं ये इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि अगर हम accrual basis of accounting रखते हैं तो हम किसको फॉलो करते हैं? रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल्स एंड मैचिंग प्रिंसिपल्स। इन दोनों प्रिंसिपल्स के बेसिस पर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रखी जाती है और इसी वजह से आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और रिसीव्ड और पेड इन एडवांस, ये सारी बातें आप रिकॉर्ड कर पाते हैं। It may be noted that Companies Act 2013
required companies to follow accrual basis of accounting in maintaining the books of account. और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके मुताबिक सभी कंपनीज को एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करना पड़ता है, यानी कि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक सभी कंपनीज को एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस पर ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। तो इसके भी बहुत सारे एडवांटेज हैं, एडवांटेज तो ज्यादा ही हैं क्योंकि ये एक साइंटिफिक मेथड है। इट इज मोर साइंटिफिक कंपेयर टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड हेंस इट इज प्रेफर्ड बाय द अकाउंटेंट. This basis of accounting shows the complete pictures of financial transactions of the business as it takes into account the effect of all transactions relating to a period as well as adjustments like outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income and income received in advance. यानी कि इसके अंदर ये सारी चीजें अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं अकाउंटिंग के अंदर तो एक ट्रू पिक्चर सामने आ जाती है कि हमारे पास एक्चुअली कितना करेक्ट प्रॉफिट या लॉस कंपनी को है जो इस साल से रिलेटेड है. तो दिस बेसिस ऑफ डिस्क्लोज correct profit or loss for the particular period and also exhibit true financial position of business on a particular day. यानी कि बैलेंस शीट भी प्रॉपर बन पाएगी. It reflects true profits or loss during the accounting period and therefore has wide acceptability. ये सब कुछ ट्रू पिक्चर दिखाता है, करेक्ट पिक्चर दिखाता है, तो इसलिए सभी लोग इसको एक्सेप्ट कर पाते हैं, करते हैं. इसलिए it reflects true financial position at the end of accounting period by adjusting outstanding, prepaid, accrued and income received in advance. ये सारी चीजें एडजस्ट करने के बाद एक्चुअली एक ट्रू पिक्चर आ ही जाएगी. तो इसका कुछ डिसएडवांटेज भी हैं. क्यों? क्योंकि एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड है, एक टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए. कैश बेसिस के अंदर बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. तो डिसएडवांटेज के रूप में दिस सिस्टम इज नॉट एज सिंपल एज कैश बेसिस अकाउंटिंग. अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू एलोबरेट. A quick appraisal of the profit or loss is not possible because many adjustments are required to ascertain the true financial position of the business. यानी कि साल खत्म होने के तुरंत बाद ही हम एकदम से ही फाइनेंशियल पोजीशन के बेसिस पर ट्रू प्रॉफिट या लॉस नहीं निकाल सकते जैसा कि हम कैश बेसिस में कर सकते हैं. तो इसको निकालने के लिए आपको बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो उसके बाद ही हम इस फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर ट्रू पिक्चर निकाल पाते हैं. तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा. ठीक है, तो चलिए जो अभी अभी एग्जांपल मैंने आपको समझाया था, एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं. वही वाला एग्जांपल चलो दे ही दिया इन्होंने भी, सेम ही एग्जांपल है. तो ये सेम एग्जांपल में आपको दिखाया था मैंने कि कैश सेल्स 3,90,000 थी, क्रेडिट सेल्स 1,60,000 थी. तो आपके पास 5,50,000 के टोटल सेल्स हुई और टोटल एक्सपेंडिचर जो पिछले क्वेश्चन में आपको 2,70,000 दिखा रखे थे, जिसमें से 80,000 आपके क्रेडिट पे यानी कि अनपेड थे, जो पे नहीं किए थे. तो इसका मतलब यहाँ पर एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हमने जो मेंटेन किया है, तो इसके अंदर चाहे हमने वो पे किए हैं या नहीं किए हैं, उस सब को यहाँ पर दिखाया जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पर क्रेडिट सेल भी दिखा दी है. और इससे हमें पता लग जाता है कि हमारे पास नेट इनकम 2,80,000 है. तो आप अंतर देख सकते हैं कि आपके पास अगर नेट इनकम एक्रुअल बेसिस पे 2,80,000 आ रहा है, वहीं आपके पास 2 लाख का प्रॉफिट यहां पर आ रहा था. यही एग्जांपल को हमने एक्रुअल बेसिस पे कर लिया था. ये बात क्लियर हो चुकी होगी. अब कोई दिक्कत यहां पर? चलिए, तो एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये सारी बातें जिसके अंदर एडवांटेज डिसएडवांटेज तक भी आपने पढ़ लिए हैं और इनका मतलब भी समझ लिया है. तो आपके पास इसका डिफरेंस करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी है. तो इसको फटाफट पढ़ देते हैं. बेसिस पे बात करेंगे. एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर एक बेसिस जो है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी कि कौन किस तरह की ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं. तो एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दोनों को रिकॉर्ड करते हैं. कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आप कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं. दूसरा हमारा बेसिस है प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड इनकम और रिसीव्ड इन एडवांस को हम एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर कंसीडर करते हैं, मगर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हम इसको कंसीडर नहीं करते. थर्ड पॉइंट है प्रॉफिट और लॉस. करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इज असर्टेन बिकॉज इट रिकॉर्ड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस. एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हम करेक्ट प्रॉफिट और लॉस को असर्टेन कर पाते हैं और कैश बेसिस के अंदर हम इसको असर्टेन नहीं कर पाते हैं.
टेक्निकल नॉलेज, एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हमको कुछ ना कुछ टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं जो आप कैश बेसिस में नहीं करते। इसलिए टेक्निकल नॉलेज के रूप में कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिफ्थ पॉइंट है लीगल पोजीशन। ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, इसलिए हम इसको दोबारा से जल्दी जल्दी समझ रहे हैं। लीगल पोजीशन की बात अगर हम बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एक्चुअल बेसिस को रिकॉग्नाइज किया जाता है लीगली, मगर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता कंपनीज एक्ट के थ्रू। एक्सेप्टेबिलिटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये ट्रू पिक्चर दिखाता है एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर, तो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी यूनिवर्सली होती है, बेसिकली पूरी दुनिया में इसको एक्सेप्ट किया जाता है एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को। और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन बिजनेस बिकॉज इट डज नॉट रिवील द एक्चुअल करेक्ट पिक्चर। कुछ इंफॉर्मेशन इसमें बेसिकली नहीं अवेलेबल होती हैं, इसलिए बिजनेस हाउसेस के थ्रू इस अकाउंटिंग बेसिस को नहीं लिया जाता कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को। रिलायबिलिटी, एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज मोर रिलायबल। ये ज्यादा रिलायबल होता है क्योंकि इसके अंदर कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों दिखाई जाती हैं, और ये हमारे बिजनेस की करेक्ट प्रॉफिट और लॉस को प्रॉपर दिखा सकता है और असेट्स और लायबिलिटीज की प्रॉपर वैल्यूएशन को दिखाता है। और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर की रिलायबिलिटी काफी कम होती है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कैश ट्रांजेक्शंस को ही दिखाया जाता है, जबकि क्रेडिट ट्रांजेक्शंस को नहीं दिखाने की वजह से करेक्ट प्रॉफिट और लॉस की फिगर नहीं आ पाती है और असेट्स और लायबिलिटी की भी करेक्ट पिक्चर नहीं दिख पाती है। सुटेबिलिटी, एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सभी बिजनेस हाउसेस के लिए सुटेबल है, इसके अंदर कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आती। मगर अगर जिस बिजनेस हाउसेस का सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शंस होती हो जिसके अंदर, तो उनके लिए ये सुटेबिलिटी हो सकती है। मगर नॉर्मली जो बिजनेस हाउसेस नहीं होते हैं, जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या कुछ प्रोफेशनल जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, उन लोगों की अकाउंटिंग के अंदर भी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हो सकता है, क्योंकि उनकी मोस्टली ट्रांजेक्शंस कैश बेसिस पे होती हैं, क्योंकि वो लोग सर्विसेज ही देते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। सिंस दे रिक्वायर्स अ कंपैरेटिव लेस इंफॉर्मेशन, इन लोगों को और ज्यादा इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो बेसिकली जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है और जो एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, उसका एक डिफरेंस हमने कर लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में आपका ये डिफरेंस ये जो पेपर में आता है, चाहे आपको सारे के सारे डिफरेंस पढ़ेंगे, आठों के आठों बेसिस पर आपको डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको इसमें से किसी भी बेसिस पर हो सकता है आपको बोला जाए लीगल बेसिस पर, रिलायबिलिटी बेसिस पर या सुटेबिलिटी बेसिस पर आप इसके डिफरेंशिएशन करिए। तो आपको ये 8 के 8 डिफरेंशिएशन करने पड़ेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के। और आप छोटी छोटी चीजों को समझ लेते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन 1 है, डॉक्टर अरविंद किशोर, a homeopath doctor in practice, has been advised by his accountant to maintain his accounts on accrual basis instead of presently followed cash basis। एक डॉक्टर है, क्या उसको कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर उसको रखना चाहिए या एक्रुअल बेसिस के अकाउंटिंग रखनी चाहिए? कैश बेसिस। करेक्ट। तो एक्रुअल बेसिस instead of presently followed cash basis of accounting. Do you agree with the advice of accountant? Give reasons. तो हम उसको नहीं एग्री करते हैं बिकॉज अकाउंटेंट ने बोला कि भैया आप एक्रुअल बेसिस पे रख लो, तो हम एग्री नहीं करते क्योंकि वो तो एक डॉक्टर है, एक प्रोफेशनल है। तो हमने अभी भी पढ़ा कि एक प्रोफेशनल को कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती कैश बेसिस की जगह एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रखने की। नो, आई डोंट एग्री। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज more appropriate for Dr. Arvind Kishore because a medical practitioner receives his fees immediately after giving consultancy. उनका काम करते ही उनको पैसा मिल जाता है, क्रेडिट का कोई चक्कर नहीं है, तो उनको क्या जरूरत है कि हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की जगह क्रेडिट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन करें। दूसरा, मैसर्स कालरा ब्रदर्स अ डीलर इन कंप्यूटर हार्डवेयर। तो नाम से ही पता लग रहा है कि बिजनेस हाउस है, कंप्यूटर हार्डवेयर में डील करता है, इसका मतलब उसका उधारी पर भी काम होगा। इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन में जो भी पूछेगा तो यहाँ पर दिखाई देगा कि हाँ जी, इसको तो आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की जगह एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे बिजनेस अकाउंट्स रखने चाहिए।
तो देख लेते हैं क्या पूछता है। हैज रिसीव्ड इन ऑर्डर ऑफ ₹10 कंप्यूटर्स अलोंग विद एन एडवांस ऑफ ₹50,000, यानी कि आपने 10 कंप्यूटर का ऑर्डर उनको मिला और आपने एडवांस में 50,000 मैसर्स कालरा ब्रदर्स को मिल गए। सिर्फ ऑर्डर मिला है, आपने उसको डिलीवर नहीं किया, आपने उससे डील की है, अभी डील की है, ऑर्डर मिल गया और ऑर्डर से मतलब माल भिजवाने से पहले ही पैसे आ गए। द फर्म, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, द फर्म मेंटेन इट्स अकाउंट्स ऑन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या ये सही करता है? हाँ जी, बिल्कुल सही करता है। शुड द अमाउंट रिसीव्ड ₹50,000 बी क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, क्या 50,000 रुपीज सेल्स अकाउंट में क्रेडिट होने चाहिए? क्या आपने एंट्री ये करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मतलब अभी तो अकाउंटिंग एंट्री के बारे में आपको नहीं पता, तो ये सेल्स अकाउंट में क्रेडिट नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने सेल्स प्रोसीड की नहीं है, इट इज इन एडवांस और टू द एडवांस रिसीव्ड अकाउंट, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एडवांस रिसीव अकाउंट में ही डालना पड़ेगा। और जब इसकी हम सेल्स कंप्लीट कर देंगे, यानी कि इसको उसको ट्रांसफर कर देंगे, कंप्यूटर्स भेज देंगे, तो ये एडवांस को हम वापस से ट्रांसफर कर देंगे उस सेल्स अकाउंट के अंदर। तो इट शुड बी क्रेडिटेड इन एडवांस रिसीव्ड अकाउंट एंड लेटर ट्रांसफर टू द अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ ऑन इफेक्टिंग सेल, यानी कि इनिशियल स्टेज पर हम एडवांस रिसीव्ड अकाउंट के अंदर इसको ट्रांसफर करेंगे और बाद में सेल होने के बाद इसको आप सेल अकाउंट से क्रॉस कर देंगे, यानी कि ट्रांसफर कर देंगे सेल अकाउंट के अंदर। चलिए, जब अकाउंट्स आप मेंटेन करना सीखेंगे तो वहां पर जर्नल एंट्री के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई है, अब आपको क्लियर है? बिल्कुल